आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 बन रहा है बेटा। बुक चल रही है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसका पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं और टॉपिक मैं आपको 4 तक करा चुका था, टॉपिक 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। फॉरेन ट्रेड, इससे पहले क्विक रिवीजन जरा एक बार। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लिया, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, फीचर्स पढ़ लिए, ठीक है। और भारत की स्थिति कैसी थी, इंडियन इकोनॉमी एट द एबी ऑफ इंडिपेंडेंस, 4 टॉपिक पढ़ चुके। 5वां टॉपिक है, ठीक है बेटा, 5वां टॉपिक है आपके पास फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, हम विदेशों से क्या लेन देन कर रहे हैं, ठीक है। इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में बार बार हर चीज एक बार रिपीट हो जा रही है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज बताई थी। नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, प्राइमरी प्रोडक्ट्स में कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, ठीक है, मसाले जिनको बोलते हैं, तो हम उनका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में क्लॉथ, कोई सर्विस भी ले रहे हैं उन्हीं से, ठीक है। ये सारी चीजें। मोनोपोली कंट्रोल, हमने क्या है, हम बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं किसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर। यदि किसी बंदे पे आप ज़्यादा निर्भर हो जाओगे ना, तो उसकी क्या हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी मार्केट। मोनोपोली का मतलब कि एक अकेला बेचने वाला, सिंगल सेलर। सिंगल सेलर ये आपने 11th में सीखा होगा। सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, ऐसी मार्केट जहां पर एक बेचने वाला होता है और ढेर सारे खरीदने वाले होते हैं, ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट है सरप्लस ट्रेड। सरप्लस ट्रेड, सरप्लस का मतलब ये हो गया कि एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा है, इंपोर्ट हमारा कम है। तो देखो, है तो फायदे की बात कि होना भी यही चाहिए कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो। बट दिक्कत क्या है कि ये बेनिफिट किसको दे रहा है, सिर्फ ब्रिटिशर्स को दे रहा है। बेनिफिट किसको दे रहा है, ब्रिटिशर्स को ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, हमें कम दे रहा है। वो ऐसी चीजों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट की चीज का कर रहे हैं, फिनिश गुड्स का कर रहे हैं। तो मतलब हमारे देश का जब देश आजाद हुआ था उस समय हमारा ट्रेड सरप्लस में था। आज की डेट में सरप्लस में नहीं है, आज डेफिसिट में है। लेकिन आज हम ज्यादा खुश हैं एज कम्पेयर टू 1947, क्योंकि उस समय सरप्लस तो था, लेकिन वो फायदा किसको देता था, वो हमें नहीं देता था फायदा, वो ब्रिटिशर्स को देता था फायदा, ठीक है बेटा। टॉपिक नंबर 5 कंप्लीट हो गया। टॉपिक 6 है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। देखो, डेमोग्राफिक का मतलब होता है एक देश के लोग कैसे हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आ गया आपका, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन सारी चीजों को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा बर्थ रेट की। बर्थ रेट का मतलब होता है प्रति 1000 बच्चों में, ठीक है, कितने लोग जन्म लेते हैं। तो जो बर्थ रेट था वो हमारा कितना था, 48 था पर 1000। और डेथ रेट क्या था, डेथ रेट भी ज्यादा था, 40 था प्रति 1000, ठीक है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट, अगर दोनों के डेटा की बात करूं तो ये 48 था और ये कितना था, 40 था। एमसीक्यू क्वेश्चन बेटा, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर डेटा वाइज बनते हैं। डेटा वाइज का मतलब, इसलिए मैंने आपके लिए पहले से डेटा लिख दिया है। डेटा हमेशा एग्जैक्ट होना चाहिए, डेटा कभी गलत नहीं होना चाहिए। बर्थ रेट कितनी थी, 48 पर 1000। डेथ रेट कितनी थी, 40 पर 1000। हाँ, अगर इसके रीजन की बात करो तो उस समय देखो कम लोग पढ़े लिखे थे, तो इसलिए बर्थ रेट ज्यादा होती थी, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ते थे। अगर डेथ रेट की बात करूं, वो भी हाई थी। हाई इसलिए थी क्योंकि देखो ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी। जितने अस्पताल आज हैं उतने पहले इतने हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, तो डेथ रेट भी हमारी क्या थी, ज्यादा थी, 40 पर 1000। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा शिशु मृत्यु दर। शिशु कौन होते हैं, वो बच्चे जिनकी 1 साल से पहले पहले मृत्यु हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। आजादी के टाइम पे वो 218 प्रति 1000 था, ठीक है, मतलब प्रति 1000 बच्चों में 218 बच्चे मर जाते थे। आज की डेट में तरक्की हुई है हमारी और वो 34 पर 1000 है, 34 का मतलब ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने अपनी हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाया है, ठीक है, जिसके कारण आज की डेट में 34 है। लास्ट पॉइंट है बेटा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का मतलब जीना, लोग कितना जिएंगे, ठीक है। तो ये भी हमारी जो बढ़ गई है रेट, ठीक है। पहले ये 52 ईयर्स के आसपास थी, क्योंकि लोगों को जनरली कोई ना कोई बीमारी जरूर हो जाती थी और उसका उन्हें इलाज नहीं मिल पाता था। आज के टाइम पे ये 65 प्लस है कि लोग इतना जी जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव हुई है। तीनों पॉइंट पे देखोगे मैंने एक ही बात जरूरी आपको फोकस करिए, हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर। ये सारे पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं।
तो हमारे टोटल 6 टॉपिक हो चुके हैं। लास्ट टॉपिक बचा है, उसको और क्लियर कर देता हूँ, फिर ये पार्ट में खत्म कर दूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा, लास्ट टॉपिक देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि अंग्रेजों ने हमारा कैसे एक्सप्लॉयटेशन करा, कैसे शोषण करा, एग्रीकल्चर सेक्टर का, इंडस्ट्री का, फॉरेन ट्रेड का। हमने अपना डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखा, बर्थ रेट, डेथ रेट, सब कुछ देख लिया। तो अब एंड में कई बच्चों के मन में सवाल उठता है, क्या अंग्रेजों ने कुछ अच्छा काम भी किया? ठीक है, सब तो बुराई बुराई सुन रहे हैं। देखो बेटा, जो भी उन्होंने कुछ काम किए, हर बंदा कोई भी काम कुछ काम करता है, उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव तो हमने सारे पढ़ लिए, एंड में हम ये लोग देखते हैं कि कुछ उनके पॉजिटिव काम भी थे। ठीक है, एक्चुअली में उनके कुछ पॉजिटिव काम थे, ये नहीं है कि बुक में लिखा है तभी थे। ठीक है, पहला देखो बेटा, कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स। तो मैंने जब एग्रीकल्चर के बारे में बताया था, तब वहाँ पर मैंने बताया था सब्सिस्टेंस फार्मिंग। हमारे आगे लोग जो खेती करते थे वो निर्वाह कृषि करते थे, इसका मतलब जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य हो, गेहूं, चावल, ये सब। ठीक है, बट जो अंग्रेज थे उन्होंने हमें एक नया दृष्टिकोण दिया। दृष्टिकोण का मतलब एक सोच दी, वो कैसी वाली? कॉमर्शियल, मतलब ऐसी चीज का उत्पादन करो जिसकी डिमांड हो बाहर। ठीक है, उस चीज को बेचो जिसकी डिमांड हो। देखो, दो प्रकार के कंसेप्ट होते हैं। पहले हमारा ये था कि जो सामान बन गया वो बिक जाएगा, मतलब कुछ भी प्रोड्यूस कर दो। भारत के लोगों की ऐसी सोच होती थी कि कुछ भी प्रोड्यूस कर दो, सेल तो हो ही जाएगा। बट अंग्रेजों ने हमें ये सोच दी कि भाई जिस चीज की डिमांड है आप उस चीज को सेल कीजिए। दोनों में बेटा फर्क है, एक में हम कस्टमर के बारे में सोच रहे हैं और एक में हम कस्टमर के बारे में नहीं सोच रहे। पहले में हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास तो जो है वही खरीदना पड़ेगा, जबरदस्ती है जी। ठीक है, जो प्रोडक्शन हो रखा है हमारे पास हम वही बेचेंगे। दूसरे वाले में क्या है? दूसरे में हमने ये बोला है कि भाई जो कस्टमर चाहता है, जो डिमांड करेगा वो हम उसको देंगे। तो आज के टाइम पे हमारे देश में ये होता है कि जो सामने वाला डिमांड करता है, कंपनियां वैसे ही कुछ प्रोडक्ट बना देती हैं और उसी को सेल करती हैं, तो कस्टमर सेटिस्फाई होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अंग्रेजों ने जो काम किए हैं उससे एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा समस्या जो है हमारी खत्म हुई है। ठीक है, पहले हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, फिर उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप की। इंडस्ट्री के साथ साथ वो रेलवे भी लेके आए, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला और डिमांड क्रिएट हुई, नई तरह की डिमांड आई, जिससे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। अगला है कंट्रोल ऑफ फेमिनीज। फेमिनीज का मतलब होता है सूखा। फेमिनीज का मतलब क्या होता है? सूखा। भाई पहले जो है कभी भी अचानक से सूखा पड़ जाता था। ठीक है, जैसे एक बार सबसे भयंकर सूखा कब पड़ा है? 1921 के दशक में। ठीक है, इस समय क्या हुआ? इस समय हमारे देश में अकाल तो छा गया। ठीक है, लेकिन जो अंग्रेजों ने जो टेक्निक्स लगाई हैं, जो सिंचाई की सुविधा की है या जो पानी की सुविधा की है, ट्यूबवेल्स लगाए हैं जगह जगह पे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? सूखे में कंट्रोल आया। जगह जगह का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर दिया, लेकिन कुछ तो कर ही दिया था उन्होंने हमारे लिए। ठीक है, जिसका इस्तेमाल आज भी हम कर रहे हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बेटा जो नोट वाला सिस्टम है ना, नोट वाला सिस्टम, वो भी इनका दिया हुआ है। पहले हमारे देश में बार्टर एक्सचेंज सिस्टम चलता था। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का मतलब हो गया एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना। पहले हमें करेंसी का यूज नहीं जानते थे, बट आपको पता होगा जो आरबीआई था, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना, नाम जरूर हमें लगता है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हमने नहीं की। इसकी स्थापना 1934 में हुई है। इसकी स्थापना 1934 में हुई है और एक अंग्रेज ने ही की है, एक ब्रिटिशर अफसर था, उसने ही की है। नाम मुझे उसका याद नहीं है, नहीं तो मैं नाम भी लिख दूंगा। ठीक है, आरबीआई की स्थापना, एसबीआई तो आज बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बट पहले ये एसबीआई नहीं था, पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको मर्ज करके इसका नाम चेंज करके एसबीआई बना दिया गया। और भी जितना भी बैंकिंग सिस्टम है, मॉनेटरी एक्सचेंज रेट, जो भी हमारे देश में एक्सचेंज रेट सिस्टम हम पढ़ेंगे या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि और भी चैप्टर्स इसके ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, वो सब किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है। तो बेटा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इससे देखो आपको एमसीक्यू करने में मदद मिलेगी, इससे सारे आपके एमसीक्यू हो जाएंगे। मैंने ऐसी वीडियो बनाई है जिससे एमसीक्यू भी कवर होगा, जिससे सारे आपको टॉपिक्स भी याद हो जाएंगे। तो बेटा यदि सभी को समझ में आया हो तो वीडियो को अच्छे से शेयर कर दो, सभी फ्रेंड्स को दे देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।